हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं मैथ के। आज देखते हैं उन्हीं प्रश्नों को। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में मैच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपका एक शून्यतर परमीय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आपका है ये विकल्प से संबंधित क्वेश्चन है। आपको विकल्प मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन में। तो हमने इसको विकल्प के मॉडल से नहीं बनाया है, इसी प्रकार हम आपको बता देंगे। कुछ इसके और फैक्ट हैं उनको भी बता देंगे हम आपसे। तो आपका है परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परमीय संख्या कहते हैं, या आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो भिन्नात्मक होती हैं, जो क्या हुआ आपकी भिन्नात्मक होती हैं, उन्हें ही परमीय संख्या कहा जाता है। और इसमें जो Q होता है Q नॉट इक्वल 0 होता है, Q की वैल्यू 0 नहीं होती। और जो आपका P और Q होगा ये दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये आपके दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो परमीय ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परमीय संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या होगा आपका। तो इसमें कह रहे हैं कि परमीय संख्या, जो आपकी परमीय संख्या होगी, ये परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का इसमें भागफल कह रहे हैं बटे अपरिमेय, इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ परमीय बटे अपरिमेय संख्या जो होगी वो सदैव क्या होती है, आपकी अपरिमेय होती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आगे हम इसका निचोड़ देते हैं आपको। एग्जाम्पल जो होगा हमारा, जैसे परमीय संख्या आपकी कोई भी हो, ले लीजिए जैसे हम 3 ले लेते हैं तो परमीय संख्या आपकी 3 हो जाती है। अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, उसमें अंडर रूट लगा दीजिए तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी परमीय संख्या ले लीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। जैसे अब ये हो गया, अब ये ऊपर वाली परमीय संख्या हो गई हमारी, और नीचे वाली जो होगी हमारी वो अपरिमेय संख्या होगी। अब परमीय और अपरिमेय, अब ये परमीय बटे अपरिमेय हो गया। तो परमीय को अपरिमेय से भाग दें या अपरिमेय को परमीय से भाग देते हैं, वो सदैव क्या आएगी, हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। सदैव क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होती है। तो परमीय बटे अपरिमेय का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी में अगर हम देखते हैं कि परमीय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, अगर हम मल्टीपल देखते हैं कि गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये भी सदैव क्या होगा, हमारा अपरिमेय ही संख्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 7/11 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 7 ही ले लीजिए, तब भी क्या होगा आपका, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। 7 और अंडर रूट 7 का जब इंटू करेंगे तो 7 अंडर रूट 7 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। और अगर हम देखते हैं कि परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होगा, परमीय और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो भी सदैव हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, वो भी सदैव हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। और हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका भी ले लीजिए, जैसे हम यहाँ लेते हैं कोई भी ले लीजिए आप संख्या, जैसे हम लेते हैं 22/7 ले लेते हैं। और कोई अपरिमेय संख्या लिख लीजिए यहाँ, जैसे अंडर रूट 5 लिख दिया हमने, तो ये भी पूरी संख्या ही क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब इसी प्रकार से एक बच रहा है आपका कि परमीय संख्या से अगर हम कोई अपरिमेय संख्या घटा देते हैं, कोई अपरिमेय संख्या घटा देते हैं, तो भी हमारा क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा।
तो हमारा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये चारों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाला हो जाएगा आपका, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा, ये चारों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। चाहे परिमेय संख्या से आप अपरिमेय संख्या घटाइए और चाहे अपरिमेय से परिमेय संख्या घटाइए, आंसर वही आना है आपका। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। अगर इसी बात की जाए, दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, जैसे इसमें लिखा है कि किसी परिमेय संख्या, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य परिमेय संख्या की, समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी, परिमेय संख्या कितनी होंगी। तो इसका आंसर आप इसे नोट करने के बाद मुझे दीजिए, उसके बाद इसे हम हल करते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होगी, आशा करता हूं आप लोगों को ये आंसर पता हो गया होगा। और हम देखते हैं किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, पहले देखेंगे समतुल्य क्या है। समतुल्य का मतलब होता है समान, समतुल्य का मतलब होता है समान। जैसे हम लिखते हैं 7/11, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ इसके आगे क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम सबसे पहले 1 से इंटू करते हैं, तो 7 इंटू आपका 1 और यहाँ 11 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 7/11 आएगा। दोबारा हम देखते हैं, इसको 7/11 को हम 2 से इंटू करते हैं, तो हमें मिलता है 14/22। अगली बार हम इसको इंटू और करेंगे तो हमें मिलेगा 7/11 को हम 3 से इंटू करते हैं, तो हमें मिलता है 21/33। इसी प्रकार से अनंत तक आप ऐसे गुणा करते चले जाएंगे तो कोई ना कोई परिमेय संख्या आपको मिलती रहेगी। जैसे पहली परिमेय संख्या मिली हमको 7/11, 7/11 के बाद हमको दूसरी परिमेय संख्या मिलती है 14/22, तीसरी परिमेय संख्या मिलती है 21/33। इसी अनुसार ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर होगा कि अनंत परिमेय संख्याएं हमें मिलती हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपको, अनंत परिमेय संख्या। तो किसी भी जो आपका परिमेय संख्या होगी, अगर उसकी समतुल्य परिमेय संख्या की बात की जाए कि कितनी हो सकती है, तो वहां पर अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, या आप कह सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो आप कहेंगे इसमें कोई काउंट नहीं कर सकते आप कि क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें आपका होगा यही कि कोई भी परिमेय संख्या अगर लिखी हो, उसका समतुल्य निकालना हो आपको, तो उसका जो आंसर होगा वो अनंत अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगी। समतुल्य का मतलब होता है समानता, क्या समान है। तो इसमें जो समान होगा तो समतुल्य ही निकाला जाता है। कोई भी परिमेय संख्या हो समतुल्य ही निकाला जाएगा। पहले 1 से गुणा होगा अंश और हर में, उसके बाद 2 से गुणा होगा, उसके बाद 3 से गुणा होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे आप बहुत सारे गुणा कर सकते हैं और अनंत तक आप चल सकते हैं। लगातार जो है सतत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत सारे आंसर आएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं अनंत परिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य में अगर हम गुणा करते हैं, तो उसका जो परिमेय संख्या निकलेगी, काउंटिंग जो होगा, वो अनंत परिमेय संख्या होगा। तो हमारा इसका आंसर जो होगा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद हम इसे साफ करते हैं, आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर, 21 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थर्ड क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या कौन सी होगी, आपको ध्यान देना है। तो इसमें कह रहे हैं किसी संख्या का 1/3, जैसे आप मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं,
12 का 1/3 करेंगे कितना आएगा आपका 12 इंटू 1/3 यानी 4। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि कोई संख्या लेते हैं तो इसमें हम मान लेते हैं, हमने माना माना वह संख्या यक्स है। अब अगर देखते हैं कि संख्या का 1/3, यहां कह रहे हैं कि जो संख्या होगी हमारा संख्या का 1/3 1/3 जो होगा वो क्या होगा 21 के बराबर होगा। तो संख्या का 1/3 जो होगा 21 के बराबर होगा। तो संख्या हमारी क्या है x है। का मतलब होता है गुणा, का मतलब यहां होगा गुणा, और 1/3 1/3 यक्स का 1/3 यानी कि 1/3 मतलब हुआ 1/3 और ये किसके बराबर है 21 के बराबर है। अब यहां देखते हैं 3 इधर हमारा भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा आपका। तो x इक्वल हो जाएगा 21 गुणे 3, और x को जब 1 से गुणा करेंगे तो x इक्के x हो जाएगा। 21 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारा निकल कर आंसर आता है 63। 21 तैया होता है 63, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 63 होगा। अगर हमको इसके का विकल्प मिलता है तो विकल्प के अनुसार भी हम हल कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, अगर विकल्प मिल गया 63 तो 63 का 1/3 कर दीजिए, अगर 21 के बराबर आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। वो विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा कौन सा विकल्प कैसा दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्न संख्याओं में परमीय संख्या कौन सी है। कह रहे हैं विकल्प है इसमें निम्न संख्याओं में परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। तो ये पूछ रहे हैं विकल्प में। तो इसमें पहला विकल्प आपका दिया गया है √19, √9 पहला विकल्प आपका है √9। उसके बाद दे रहे हैं √3। उसके बाद दे रहे हैं तीसरा विकल्प जो दे रहे हैं यहाँ पर दे रहे हैं √0.1, और चौथा विकल्प आपका है कि 0.10110 इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर हम जिक्र करते हैं विकल्प का। तो अगर विकल्प का जिक्र अगर किया जाता है यहां पर तो हम देखते हैं यहां पहले ये √3 लिखा है। अब देखिए जो 3 है अंदर में संख्या ये परमीय संख्या है। जो अंदर की संख्या लिखी गई है वो क्या है आपकी परमीय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ √ करड़ी की बात अगर करते हैं तो ये 3 की पावर 1/2 है। तो आपको पता है जो परमीय संख्या होती है उसकी घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है √ का मतलब होता है 1/2। इस √ का वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और जो अंदर में संख्या लिखी रहेगी उसकी घात मानी जाती है। अब यहाँ 3 लिखा है तो 3 की घात कितनी होगी 1/2 होगी, और जब 3 की पावर 1/2 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की घात जो है वो कैसी हो गई भिन्नात्मक हो गई। इसका मतलब ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये आपकी विकल्प होगा नहीं। दूसरे विकल्प के बारे में जिक्र करते हैं तो हमें मिलता है √0.1। अगर इसको हल करते हैं तो ये मिलेगा हमको 1/10। इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। अब यहां लीजिए एक का करनी लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/√10। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि 1/10 लिखा है वो 10 की पावर 1/2 है। अगर 10 की घात भी 1/2 हो जाती है, यानी हर जो आपका है हर की घात भी 1/2 हो जाती है, तो आपका क्या होगा कि ये भी क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब अगर इसको देखते हैं तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है 10 लिखा है। फिर आगे देखेंगे तो फिर जो 1 है 2 बार हुआ, फिर आगे देखेंगे 1 3 बार हो रहा है। मतलब ये वाली संख्या का क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। ये आपकी क्या है अनावृत्ति है, यानी लगातार ऐसे चलते रहेगी। तो ये भी आपकी परमीय संख्या नहीं होगी। अब जिक्र करते हैं पहले विकल्प का। अगर हम पहले विकल्प का जिक्र करते हैं तो यहाँ लिखा है √9। अगर 9 वाली संख्या की बात करते हैं, अंदर में जो 9 लिखा है ये किसी ना किसी का वर्ग है। आपको विशेष करके परमीय और परमीय में यही देखना है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आप देखेंगे यहाँ करनी लगी है। अब करनी लगी है तो आपको पता होगा कि करनी लगी है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर करनी के अंदर की कोई संख्या अगर दी गई है और वो आपका कोई वर्ग है
तो आपका क्या हो जाएगा, वो परमीय संख्या हो जाएगी। जैसे 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लग जाएगा। अब इसकी जो करड़ी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 के स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये इस तरह लिखी जाएगी। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1 अर्थात 3। अब ये जो 3 हुआ ये हमारा क्या होगा, परमीय संख्या हो गई। तो हमारी ये परमीय संख्या हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा वो फर्स्ट होगा। इसी प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन और मिल सकते हैं, जैसे आपको मिल जाए √16 मिल जाए, √25 मिल जाए। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, आपकी परमीय संख्या होंगी। ये सभी संख्याएं आपकी परमीय संख्या होंगी। आपको विशेष ध्यान देना है कि करणी के अंदर जो आपकी संख्या है वो संख्या वर्ग है कि बिना वर्ग वाली संख्या है। अगर वर्ग वाली संख्या है तो वो परमीय होगी। अच्छा, इसी प्रकार से और भी मिल सकता है आपको, जैसे 24 दे दिया जाए या कुछ ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 8 दे दिया जाए, आपको 8 दे दिया जाए। अगर 8 के बारे में हम जिक्र करते हैं तो 8 अगर देखा जाए तो एक घन संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 2। अब इसकी घात लगी है 2, इसकी घात तो यहां से करनी हट जाएगी, लेकिन इस वाली घात एक ही है तो इसकी करनी लगी रहेगी। अब बताइए कौन सी संख्या हुई। अब ये संख्या आपकी बन जाती है अपरिमेय संख्या। ये संख्या कैसी बन गई आपकी, अपरिमेय संख्या बन गई। अब यहाँ ये नहीं ध्यान देना, और यही ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि अगर वर्ग की संख्या है करणी के अंदर तो एक परमीय संख्या होगी, अगर वर्ग की संख्या नहीं है तो वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर घनमूल अंदर लगा है, घन वाली संख्या कोई है, तब भी वह क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आपकी ये जो क्वेश्चन हुए हैं इसे नोट करना हो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे साफ कर देते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पेपर से संबंधित क्वेश्चन रहे, या मान लीजिए इस तरीके से नहीं क्वेश्चन आते हैं तो फिर भी ये क्वेश्चन नहीं सेम टू सेम नहीं मिलते हैं, तो फिर भी आपको यही प्रयास होगा कि इसी मॉडल के क्वेश्चन मिले, केवल क्या हो, अक्षर या जो अंक है वो उनका परिवर्तन हो, बस यही ध्यान देना है हमको। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा होता है, ये शायद 5th क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें लिखा है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका जो विकल्प दिया गया है, पहला है विकल्प है p, दूसरा विकल्प है p+1 और तीसरा विकल्प है 2p और चौथा विकल्प होगा 2p2। ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आपका निर्माण होगा, और थोड़ा सा मानसिक विकास का भी जो है आप कह सकते हैं तर्क रूपी एक क्वेश्चन है आपका, जो है थोड़ा देखेंगे तो। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपका है, किसी धनात्मक समपूर्णांक, यानी जो p लिखा है वो क्या है, आपका पूर्णांक है, और कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक। तो पहले हम बात करते हैं पूर्णांक की। अगर पूर्णांक के बारे में जिक्र किया जाए तो पूर्णांक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका धन पूर्णांक, दूसरा है शून्य पूर्णांक, और तीसरा है ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब धन पूर्णांक का मतलब जैसे हुआ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। शून्य पूर्णांक केवल शून्य ही आता है। तो आपसे क्वेश्चन मिल सकता है कि ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसमें अंकों की संख्या केवल एक ही है। तो शून्य पूर्णांक में अंकों की संख्या केवल एक है। ऋण पूर्णांक जो होगा आपका वो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब यहां शब्द आता है सम पूर्णांक की।
तो अगर हम देखते हैं तो समपूर्णांक अगर जिक्र किया जाए तो समपूर्णांक जो होगा हमारा, तो इसमें जो देखते हैं तो 2, 4, 6 इस तरीके से हमारे होंगे समपूर्णांक। तो समपूर्णांक जो होगा 2 होगा, आपका 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट इस तरह 8, 10 इस तरीके से होगा। तो यहां पर आपका जो P है, P की वैल्यू है, इसी में से कोई एक वैल्यू आपकी रखनी है। जैसे हम यहाँ रखते हैं P के लिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो P+1, और यहाँ देखना है हमको कि P का मान रखने पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक मिलना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हो गया आपका विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक की वैल्यू जो होगी आप अगर देखेंगे तो विषम पूर्णांक का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ये। उसके बाद और ध्यान देना, धनात्मक कह रहा, हमको ऋण नहीं जाना है, क्योंकि ऋण में भी दो चीजें हैं, आपका धन पूर्णांक और सॉरी विषम पूर्णांक दोनों है, लेकिन हमें धनात्मक पकड़ना है, इसलिए हम ऊपर वाले में जाएंगे। तो धनात्मक देखना है तो हमें इस तरीके से। तो जैसे अगर यहाँ P की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। पहला विकल्प अगर देखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2+1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। अब 3 अगर देखते हैं इसमें तो हमारा एक विषम पूर्णांक मिलता है। आगे चलते हैं, अब यहाँ 2 लिखा है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और जब P की जगह पर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 जो होगा क्या होगा आपका एक समपूर्णांक होगा, जो कि हमारा विकल्प पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक चाहिए हमको क्वेश्चन में। अगले में देखते हैं कि यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 और +2, 2 दूना 4 और 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। अब ये तीनों विकल्प अगर देखते हैं तो ये भी आपका समपूर्णांक है, ये भी आपका समपूर्णांक है, और ये भी आपका क्या है सम है। अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक बनता है। अगर मान लीजिए 2 रखने पर नहीं आता है तो आप 4 रख लीजिए। अगर यहाँ 4 रखते हैं P के स्थान पर तो यहाँ 4 हो जाएगा, और P+1 पर अगर 4 रखते हैं तो 4+1 बराबर 5 हो जाएगा। और 2P पर अगर हम क्या करते हैं, 2P पर अगर हम 4 रखते हैं तो 2 गुणे 4 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। और तीसरा विकल्प अगर देखते हैं, लास्ट वाला विकल्प देखते हैं, तो 2P+2 पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 2 गुणे 4 + 2 अर्थात 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यह भी आपका समपूर्णांक है, यह भी आपका समपूर्णांक है, और ये भी आपका समपूर्णांक है। अर्थात हमने 2 वैल्यू रखी है समपूर्णांक के स्थान पर, P के स्थान पर, और दोनों में हमें मिलता है P+1 बराबर क्या आपका कि एक विषम पूर्णांक है, इसलिए P+1 आपका विषम पूर्णांक होगा। ये भी आपका विषम हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा विषम हो जाएगा। इसलिए आपका इसका जो विकल्प होगा वो होगा P+1 आपका एक विषम पूर्णांक है। तो हमने आज 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमें मिलता है कि 1 से 10 तक धनात्मक, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको देखना है समांतर माध्य का पहले 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या देख लीजिए। तो 1 से अगर 10 तक देखते हैं जो है हमारी सम संख्या, तो 1 से 10 तक तो हमें सम संख्या मिलती है 2, 4, 6, 8 और 10, ये है। और समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारा समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और बटे हमें मिलता है 5। कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो हमें 5 पद मिलते हैं। और जब जोड़ते हैं तो 10 8 18, 18 2 20, 4 24, 24 4 28, 2 30, टोटल हमें ऐड करने मिलते हैं 30। और 30 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 6। इसका समांतर माध्य जो होगा आपका वो क्या होगा 6 होगा। तो आप लोग क्या कीजिए इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माद का सूत्र क्या होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि संख्या जो दी गई है 156 है, और उस 156 संख्याओं का हमें जो निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 दी गई संख्या, ये क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है 156 वाला। ये क्वेश्चन 156 है, 144 है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आपका 156 वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 144 का, ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब बात आती है अभाज्य की। अभाज्य का मतलब होता है जिसे कोई विभाजित ना कर सके। अभाज्य, भाज्य का मतलब बटना, अभाज्य का मतलब जो विभाजित ना होता हो वो अभाज्य है, जिसे और किसी संख्याओं से विभाजित ना किया जा सके। अब अभाज्य 156 है, 156 को हम अगर तोड़ते हैं तो आप चाहे गुणनखंड विधि से तोड़िए, हम इसको लगा रहे हैं पहले भाग विधि से। तो आपको पहले हम भाग विधि से बताएंगे। जैसे यह है आपका 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिलेगा 2 सते 14, एक मिलाएंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये आपका जो है 2 3 6 और ये एक मिला देंगे 2 9 18 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 13 3 39 होगा और ये 13 हो जाएगा आपका 1। और इसे गुणनखंड विधि से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, दो आपको 2 बार लिखा है तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ 3 × 13, यही हमारा होगा अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 को और कोई भी संख्या नहीं विभाजित करती, केवल 1 और 2 ही विभाजित करेगा, तो ये भी अभाज्य हो गया। 3 को भी क्या होगा, 1 और 3 ही विभाजित करेगा, इसके अलावा कोई और संख्या विभाजित नहीं करती, इसलिए क्या है ये भी आपका अभाज्य हो गया। और 13 क्या है आपका, 13 को भी 1 और 13 ही विभाजित कर, तो 2 की पावर 2 लिखा है। तो इसमें क्या है, ये सभी जितनी संख्याएं हैं ये सभी क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सभी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें वो स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्याएं नहीं विभाजित करती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, चाहे नोट कर लीजिए, इसे नोट में लिख लीजिए। जो आपकी एक होती है संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो आपको विशेष करके ध्यान देना है, एक को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये आपका ही हो जाता है ये क्वेश्चन। और कुछ चीजें हैं, जैसे ये पहला पॉइंट होता है। अगला पॉइंट हो जाता है कि दो जो आपकी संख्या है ये प्रथम, दो जो आपकी संख्या है ये एक प्रथम अभाज्य संख्या है। दो आपकी प्रथम अभाज्य संख्या है और दो ही जो आपकी है वो प्रथम सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो आपको ध्यान देना है। अब जैसे हम 3 का जिक्र करते हैं, तो 3 का अगर जिक्र करते हैं तो 3 हमारी जो है वो प्रथम विषम अभाज्य संख्या है, प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। इतनी चीजें हैं। तो दो आपकी क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है और दो क्या है आपकी प्रथम सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य की श्रेणी में रखी गई है केवल एक ही संख्या है, और 3 आपका जो है प्रथम विषम अभाज्य संख्या है, इस तरीके से। तो आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये शायद हमारा 6वां क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन होगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम 8वें क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालना है, क्या होगा। ये कह रहे हैं 144 जो है हमारा, उसका अगर गुणनखंड किया जाए तो क्या होगा, और उस गुणनखंड में जो घात आएंगी उनका योग करना है। तो योग करने के बाद क्या हमें मिलता है। तो जैसे हमारा है 144, तो 144 को हम सबसे पहले तोड़ेंगे। तो चाहे आप इस तरह समझ लीजिए कि पहले 144 को आप भाग बीस से हल कर लीजिए। जैसे हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सते 14, 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 छम 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 दूना 36। फिर डिवाइड करते हैं 2 से 9 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3 त्रिका 9, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हैं। तो 144 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतनी बार। उसके बाद आपको 3 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, इसकी घात हो जाएगी 4 और 3 की पावर हो जाएगी 2। अगर घातों के योग के बारे में जिक्र किया जाए, घातों का योग, तो इसमें जब घातों का योग करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर घात हमें 4 मिलती है और यहाँ घात हमें क्या मिलती है 2। तो यहाँ हो जाएगी 4 प्लस 2 बराबर 6। अर्थात आप लिख सकते हैं कि घातों का योग जो हमें मिलता है, घातों का जो योग मिलेगा हमें, वो 4 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन को आपको जो है इस तरह भी कह सकता है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अगर अभाज्य गुणनखंड के बारे में जिक्र करता है तो आपकी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 होगी। अगर घातों के योग के बारे में बात करेगा तो दोनों घातों को हम जोड़ लेंगे और हमें मिलेगा कितना 6 मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा लासा और मासा। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे लासा और मासा। घातों का योग आपका 6 आ गया है, तो इसे नोट किया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो है 144 का जो गुणनखंड होगा आपका 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं हम आपका, क्योंकि आपका पेपर आ गया है, नजदीक है आपका, 10-12 दिन और बचे हैं आपके पास। आज 6 तारीख हो ही गई, 5 तारीख हो गई है, आज 5 हो गया है और 24 से आपका पेपर स्टार्ट है। तो जितना हो सके आप उतना प्रयास कीजिए, समय ज्यादा ज्यादा देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और अभी आपको पढ़ने के जो है 6 सब्जेक्ट आपके पास है और 6 पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है आपका 9वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि दिया है, अगला क्वेश्चन है, दिया है कि लासा 132 कामा 288 इक्वल 3168 हो तो मासा 132 कामा 288 इक्वल क्या होगा। इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है कि लासा 132 288 इक्वल 3168, इसका मतलब हुआ ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 132 और 288, इन दोनों का जो लासा निकल आता है आपका 3168 आता है। और कह रहे हैं इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको मासा ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको मासा निकालना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए आपको हमने पहले वीडियो में बताया है कि आप जैसे निकालना चाहते हैं तो आपको हमने बताया सूत्र कि मासा बराबर आप लिख सकते हैं, मासा इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब है पहली संख्या, आप लिख सकते हैं यहां पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। आप इस तरह लिख सकते हैं। यहीं पर आपको मिलेगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो आपका है इस तरीके से, या फिर और आप इसी पर लिख सकते हैं कि मासा
मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मुझे उम्मीद है कि अब की इस प्रकार से सवाल ना पूछ करके अब की इस सूत्र पर सवाल पूछा जाएगा। मासा इक्वल होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। अब इसी में से आप क्या कीजिए, पक्षांतर करते रहिए, चाहे जो वैल्यू निकालना हो निकाल सकते हैं। तो यहां हमें मासा निकालना है, तो हमें मासा निकालना है, तो मासा इक्वल हमारा हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 132 है तो 132 लिख लेंगे, दूसरी संख्या 288 है 288 लिख लेंगे, बटे हमारा हो जाएगा जो है 31 यानी 3168, 3168 आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो सॉल्यूशन अगर देना है तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि पीछे यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, तो आपके ये संख्या 2 से कट जाएंगे, लेकिन 2 से कहां तक काटेंगे आप, इसलिए हम 4 से काटना डिवाइड करेंगे। पीछे की दो संख्याएं यानी कि दहाई और इकाई से बनी जो संख्या अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी वो संख्या पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 68 भी क्या होगा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये भी डिवाइड होगा। तो यहां अगर 4 से काटते हैं तो यहां हो जाएगा हमारा 4 3 12, एक बचा यहां मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 4 3 12। डिवाइड का मतलब यही हुआ, यहाँ पर अगर इस तरह भाग देते हैं कि बगल मतलब आप देकर जो है काट सकते हैं भाग देकर। जैसे 132 है तो 132 को हमने कितने से काटा, 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट आपको यहाँ लेस करेंगे तो 1 आएगा और 2 उतारेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। इस तरीके से आपका आ सकता है। तो यहाँ 33 हुआ। और नीचे अगर 31 68 को हम देखते हैं तो 31 68 को भी जो संख्या से ऊपर को काटेंगे उसी संख्या से हम नीचे भी काटेंगे, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 7 चौक 28 और यहां लेस करेंगे 28 2 30 1 31, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6, ये उतर जाएगा 6। 4 नवैया होता है 36, 4 नवाई 36 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा आपका और यहाँ हो जाएगा 8 और 4 दूना 8, जब 8 को 8 से लेस करेंगे तो यहाँ शून्य आएगा, तो हमारा यहाँ आ जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाता है 792। और आगे देखते हैं हम, अगर इसे 11 से अगर डिवाइड करें तो 11 तैया होता है 33 और 11 डिवाइड करते हैं 11 सते 77, बचा 2 और 11 दूना 22। अगर इसे और काटना चाहें तो यहाँ काट सकते हैं 3 इक्के 3 और इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, इतना हो जाएगा आपका। तो यहाँ हमारा बचता है 288 बटे 24, इतना होता है। और अगर पीछे देखें हम 88 फिर है हमारा, तो 88 अगर है तो इसका मतलब सेवर सी बात है, ये क्या होगा आपका 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से काटते हैं तो 7 चौक 28 और यहाँ बचा आपका 8 और 4 दूना 8, इतना हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करेंगे 6 चौक 24 और इसको अगर डिवाइड करते हैं 6 से तो 12 6 72 हो जाएगा। हमारा इसका आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। तो इसका मासा जो हुआ इसका वो हमारा निकलता क्या है 12। अगर इस तरह लगाना चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं, अन्यथा आप अगर दोनों संख्याएं आपके पास दी गई हैं जैसे 132 288, तो 132 और 288 को आप जो है भाग विधि से इसे काट सकते हैं। जब 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 33 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा और 11 से काटेंगे तो 11 1 11 हो जाएगा। और हमारा होता है बगल में है 288, 288 को भी काटेंगे 2 से तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18, 2 से काटते हैं तो यहाँ हो जाता है 9 और 3 से जब काटते हैं तो यहाँ होगा आपका 3 3 का 9 और यहाँ भी हो जाएगा 3 3 का 9। अगर यहाँ देखते हैं मासा, मासा का मतलब यही होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में है। जैसे यहाँ 1 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे हम, यहाँ भी 1 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे। अगर देखते हैं यहाँ 3 है और यहाँ भी देखते हैं अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख लिया जाएगा। और यहाँ 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 3 ठोर 2 और एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा हमारा एक स्टॉप कर देंगे और हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, जो हमारा मासा आता है यहाँ 12 आता है। तो चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए सूत्र के माध्यम से और चाहे आप भाग विधि या गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, ये आपका आंसर आता है। इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर जो क्वेश्चन है,
10 नंबर में कह रहे हैं कि यदि 26 और 156 का लासा 156 हो तो मासा क्या होगा। कह रहे हैं कि 26 और 156 का, यदि 26 और 156 का लासा 156 हो, लासा 156 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देना है आपको, मासा। चलिए ठीक है, तो ये देखेंगे हम इसका मासा क्या होगा। यहां पर अगर देखें तो 26 को हम लिख सकते हैं, 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और 156 को अगर लिखना चाहें तो हम 156 को भी भाग से लिख सकते हैं, जैसे 156 लिखा है यहाँ पर। तो 156 को अगर डिवाइड करें हम 2 से, तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, और यहाँ देखते हैं 2 9 18 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 13 3 39, और फिर ये 13 डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 156 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13। तो इसका जो मासा होगा, इस क्वेश्चन का जो मासा होगा हमारा, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ दोनों में कॉमन है तो पहले तो हम इसको ले लेंगे, उसके बाद यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, इसको ले लेंगे, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो हमें मिल जाएगा क्या, 13 दूना 26, अर्थात इसका मासा जो होगा 26 होगा। तो चाहे इसको इस तरीके से लगा लीजिए, और चाहे पहली संख्या और दूसरी संख्या के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा एक फैक्ट और दे दें आपको हम, तो आपको नोट में रखना है, ध्यान देना है विशेष करके कि जो लासा होगा, जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या में बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी, यही ध्यान देना है कि जो लासा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 26 और 156 दिया गया है, लासा जो होगा या तो क्या होगा आपका 156 के बराबर होगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया गया, या फिर 156 से ज्यादा होगा। जैसे 132 288, इसका है तो लासा 288 होना चाहिए था, या फिर इससे बड़ा, तो यहाँ इससे बड़ा क्या है 3168, तो इसका लासा होगा। तो ध्यान देना है, जो संख्या आपकी, जो लासा संख्या होती है आपकी, जो लासा होगी वो क्या होगी, जो संख्या दी गई है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, उसमें से जो बड़ी संख्या होगी या तो वो वाली होगी, या फिर क्या होगी, उससे जो बड़ी, या तो उससे बड़ी संख्या जो होगी उसमें से आएगी। जैसे यहाँ पर 156 था तो या तो 156 होना था, या फिर 156 से ज्यादा। और उसके बाद मासा जो होता है, मासा दी गई संख्या में छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी होता है, होगा। तो आपका जो मासा होगा, या तो जो छोटी संख्या होगी वो होगी, या तो फिर उससे जो और लोवेस्ट में आएगी वो होगी आपका। यानी जैसे यहाँ पर मासा क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 132 288, इसका लासा 3168 आता है, और 132 इन दोनों में सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ जो मासा निकला वो क्या निकला 12, या तो फिर इसका मासा आता है 132, या फिर क्या होगा इससे और छोटा आएगा, आपका ये हो जाएगा। इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप नोट कर सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, और इसे शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम लोग भी अपने YouTube चैनल को प्रकाशित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सकें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.